इसमें यहाँ पे देखेंगे इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा तो इसमें जो मल्टी स्टेज है ये, इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होता है डुअल एंडेड या डुअल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसमें जो मिडिल स्टेज होती है उसमें होता है एमीटर फॉलोवर, कांस्टेंट करंट एम्पलीफायर, और इसकी जो लास्ट स्टेज होती है इसमें होता है पुश पुल एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसकी क्या है ये स्टेज है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो क्या होता है यहाँ पे डुअल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और मिडिल स्टेज में क्या होता है यहाँ पे एमीटर फॉलोवर होता है, कांस्टेंट करंट एम्पलीफायर, और आउटपुट में क्या होता है यहाँ पे पुश पुल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो की होती है, की ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स नोट करिए, उसमें लिखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमा की ऑफ के ई वाई की ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमा की ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट की ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डायरेक्ट कपलिंग का यूज करते हैं, डायरेक्ट कपलिंग का यूज करते हैं। ये एसी एंड डीसी दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट की इसका इनपुट इंपेडेंस वेरी हाई, इसका इनपुट इंपेडेंस वेरी हाई, आइडियली इनफिनिटी होता है। नेक्स्ट इसका आउटपुट इंपेडेंस वेरी लो, आइडियली 0 ओम होता है, आइडियली 0 ओम होता है। नेक्स्ट इसकी ओपन लूप वोल्टेज गेन, इसकी ओपन लूप वोल्टेज गेन वेरी हाई, 2 lakhs 2 लाख, आइडियली इनफिनिटी होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर में
नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं? ठीक है, इसको जो इनपुट में सिग्नल देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और ये दो इनपुट सिग्नल हैं V1 और V2। तो इसका जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट यहाँ पे मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा? गेन, इसकी कुछ गेन होगी, तो गेन इनटू क्या होगा? डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो वो एम्पलीफायर जिसका आउटपुट इनपुट सिग्नल का क्या होता है? डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक लाइन नोट करिए, उसमें लिखिए वह एम्पलीफायर जिसका आउटपुट दोनों इनपुट सिग्नल का डिफरेंस होता है, जिसका आउटपुट दोनों इनपुट सिग्नल का डिफरेंस होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाता है। ठीक है, सबको आ रही है ऑडियो? तो आउटपुट जो है दोनों इनपुट सिग्नल का क्या होता है? डिफरेंस, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ओके, ठीक। तो बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बेसिक सर्किट में देख रहे थे कि इसमें हमको कितने इनपुट देने पड़ते हैं? 2 इनपुट। तो 2 इनपुट देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 ट्रांजिस्टर को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एमीटर कपल्ड हो जाएंगे और ये एक कॉमन वोल्टेज है जो दोनों के लिए हम देते हैं एमीटर पे, VEE, और इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं एमीटर रेजिस्टेंस, एमीटर के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कलेक्टर के साथ में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसके कलेक्टर के साथ में, और इनकी कॉमन वोल्टेज है प्लस VCC, है ना, कलेक्टर की वोल्टेज है। यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं, आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर 1 एंड आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर 2। तो ये आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर 2 है, ये यहाँ पे है RC1 कलेक्टर रेजिस्टेंस 1 एंड ये यहाँ पे है RC2 कलेक्टर रेजिस्टेंस 2। यहाँ पे इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, इनपुट टर्मिनल है, तो इनपुट जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे सकते हैं। यहाँ पे इसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो ये इनपुट है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आउटपुट, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे। तो इस तरह से 2 ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2 का यहाँ पे यूज किया है। तो सर्किट कल शायद बना लिए थे। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें कि जो ये बेसिक सर्किट ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इसमें क्या करते हैं? 2 सिमेट्रिकल सर्किट्स हैं। ये एक एम्पलीफायर सर्किट है और ये दूसरा एम्पलीफायर सर्किट है। तो दोनों सर्किट्स कैसे हैं? सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, आइडेंटिकल हैं। दोनों ट्रांजिस्टर यहाँ पे कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। ठीक है, Q1 और Q2 दोनों ट्रांजिस्टर सेम है। दूसरा, दोनों के लिए एमीटर रेजिस्टेंस सेम है, दोनों के लिए एमीटर वोल्टेज सेम है, दोनों के कलेक्टर रेजिस्टेंस सेम है, दोनों के लिए कलेक्टर वोल्टेज भी सेम है। तो दोनों क्या है? एक आइडेंटिकल सर्किट्स यहाँ पे कंसिडर किए। अब जो ये एम्पलीफायर होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर,
इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एंडेड इनपुट दे सकते हैं और डुअल एंडेड इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम दो प्रकार से इनपुट दे सकते हैं। एक इनपुट दे सकते हैं यहाँ पे कि इस इनपुट को हम ग्राउंड कर देते हैं, इस इनपुट को ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल एंडेड इनपुट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम दोनों इनपुट को सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोलेंगे डुअल एंडेड इनपुट बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगल एंडेड इनपुट भी हो सकता है, डुअल एंडेड इनपुट भी हो सकता है। यदि हम आउटपुट किसी एक आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, और ग्राउंड के बीच में लेंगे तो क्या बोलेंगे, सिंगल एंडेड आउटपुट बोलेंगे उसको, ठीक है। और यदि आउटपुट दोनों आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डुअल एंडेड आउटपुट बोलेंगे। तो इसमें सिंगल एंडेड इनपुट, डुअल एंडेड इनपुट होता है या फिर सिंगल एंडेड आउटपुट और डुअल एंडेड आउटपुट होता है। तो दो प्रकार से इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स यहाँ पे ले सकते हैं। बात समझ में आई। अब जैसे सपोज समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस Q2 को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो जब Q2 को ग्राउंड कर देंगे और Q1 के इनपुट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम यहाँ पे सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसके बेस में ये करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे जो Q1 है ये टू टाइप से एक्ट करता है, दो प्रकार से ये कार्य करता है। एक तो ये कॉमन एमीटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा ये कॉमन कलेक्टर की तरह भी एक्ट करेगा। सपोज यदि इसको हम कॉमन एमीटर की तरह यूज कर रहे हैं तो एमीटर को क्या लिए, कॉमन, तो आउटपुट कहां लेंगे, कलेक्टर पे। तो हमको पता है कि यदि हम आउटपुट कलेक्टर पे लेते हैं तो वो आउटपुट जो होता है वो इनपुट का क्या होता है, 180 डिग्री आउट फेज होता है। तो यदि हम Q1 के बेस में इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा 180 डिग्री क्या हो जाएगा, आउट फेज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अभी इसको कैसे यूज किए थे, कॉमन एमीटर की तरह यूज किए थे। तो आउटपुट कहां लिए थे, कलेक्टर में। जब ये कॉमन कलेक्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, तो इनपुट कहां देंगे, बेस में, और आउटपुट कहां लेंगे, एमीटर में। तो जब इसमें हम एमीटर में आउटपुट लेते हैं तो इसके एमीटर का जो आउटपुट होता है वो इनपुट के इन फेज में होता है, ठीक है। इसके आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसका जो एमीटर है इस Q2 के एमीटर से कनेक्ट है तो इसका आउटपुट इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो यहां से ये इनपुट इसमें आएगा, ठीक है। तो जब इसके में यहाँ पे इनपुट आएगा और इसके बेस को हमने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, तो आउटपुट हमको कहां पे मिलेगा, कलेक्टर में मिलेगा। तो इसमें जो कलेक्टर पे आउटपुट मिलेगा वो कलेक्टर में आउटपुट इनपुट के क्या होगा, इन फेज में होगा, क्योंकि ये कॉमन बेस है। ये क्या हो गया है, कॉमन बेस है। तो कॉमन बेस में तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं होता, इनपुट कहां देते हैं, एमीटर में, आउटपुट कहां लेते हैं, कलेक्टर में। तो इसका जो आउटपुट होगा वो इनपुट के क्या हो जाएगा, इन फेज में हो जाएगा, ठीक है। तो यदि देखते हैं कि जिस ट्रांजिस्टर के बेस पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उसके कलेक्टर पे अपोजिट सिग्नल मिलता है और दूसरे के कलेक्टर पे इन फेज सिग्नल प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। तो जिसमें इनपुट देंगे उसके कलेक्टर पे आउट फेज होगा और दूसरे के कलेक्टर पे क्या होगा, इन फेज होगा। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही होगा कि यदि हम यहां पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो ये इनपुट सिग्नल, ठीक है, यहां पर एम्पलीफाई होके क्या मिलेगा, आउट फेज में मिलेगा, ऐसा है कि नहीं। बट ये इनपुट सिग्नल के लिए जब ये कॉमन कलेक्टर एक्ट करेगा तो ये इनपुट सिग्नल यहां से आएगा, ठीक है, और इसके कलेक्टर पे क्या होगा, इसके इन फेज में आएगा। तो इसके इन फेज में आएगा तो इस प्रकार से आएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है ये यहाँ पे एक्ट करता है। आई बात समझ में सबको। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स के एमीटर को कपल्ड करके
कॉमन एमिटर रेजिस्टेंस RE, कॉमन एमिटर रेजिस्टेंस RE के थ्रू बायसिंग वोल्टेज माइनस VEE, बायसिंग वोल्टेज माइनस VEE अप्लाई करते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके कॉमन वोल्टेज प्लस VCC अप्लाई करते हैं। इस प्रकार दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट, इस प्रकार दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट आइडेंटिकल होते हैं। इस प्रकार दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट आइडेंटिकल होते हैं। लिखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर के एक इनपुट पर सिग्नल अप्लाई करते हैं और दूसरे इनपुट को ग्राउंड करते हैं। तो इसे सिंगल एंडेड इनपुट, सिंगल ENDED एंडेड इनपुट कहते हैं, सिंगल एंडेड इनपुट कहते हैं। और यदि दोनों इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दोनों इनपुट टर्मिनल पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसे डुअल एंडेड इनपुट कहते हैं। तो इसे डुअल एंडेड DUAL डुअल एंडेड इनपुट कहते हैं। पैराग्राफ चेंज लिखिए। इसी प्रकार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसी प्रकार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वन आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट सिंगल एंडेड आउटपुट कहलाता है, सिंगल एंडेड आउटपुट कहलाता है। और दोनों आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस, दोनों आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस, दोनों आउटपुट टर्मिनल के अक्रॉस आउटपुट डुअल एंडेड आउटपुट कहलाता है।
लेट्स के Q1 ट्रांजिस्टर के बेस में Q1 ट्रांजिस्टर के बेस में इनपुट सिग्नल अप्लाई करने पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करने पर वह कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर बोथ टाइप से एक्ट करता है, बोथ टाइप से एक्ट करता है। लेट्स के यदि आउटपुट Q1 के कलेक्टर पर लेते हैं तो यह कॉमन एमिटर की तरह एक्ट करता है, कॉमन एमिटर की तरह एक्ट करता है एंड आउटपुट सिग्नल इनपुट से 180 डिग्री आउटपुट सिग्नल इनपुट से 180 डिग्री आउट फेज में होता है, आउटपुट सिग्नल इनपुट से 180 डिग्री आउट फेज में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यदि Q1 को कॉमन कलेक्टर यूज करते हैं तो इसके एमीटर पर आउटपुट इनपुट के इन फेज में होता है, तो इसके एमीटर पर आउटपुट इनपुट के इन फेज में होता है। यह ट्रांजिस्टर Q2 के लिए इनपुट होता है, यह ट्रांजिस्टर Q2 के लिए इनपुट होता है। Q2 के कलेक्टर पर आउटपुट इनपुट के इन फेज में रहता है, Q2 के कलेक्टर पर आउटपुट इनपुट के इन फेज में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट के इस प्रकार जिस ट्रांजिस्टर के बेस में इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, जिस ट्रांजिस्टर के बेस में इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं उसके कलेक्टर पर आउटपुट 180 डिग्री आउट फेज, उसके कलेक्टर पर आउटपुट 180 डिग्री आउट फेज
एंड अदर ट्रांजिस्टर, दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आउटपुट, दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आउटपुट इनपुट के इन फेज में होता है, इनपुट के इन फेज में होता है। ठीक है, तो यदि हम यहां आउटपुट लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इन्वर्टिंग इनपुट हो जाएगा। यदि यहां आउटपुट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो जाएगा। आगे देखेंगे बाद में उसको। तो इसके कारण क्या होता है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इसमें जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स कॉमन मोड सिग्नल हो सकते हैं या सिग्नल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंशियल मोड सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पे कॉमन मोड सिग्नल होते हैं, तो कॉमन मोड सिग्नल किसको बोलते हैं कि यदि जो इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है V1, ठीक है, V1 है ये इनपुट सिग्नल है ये, और ये दूसरा इनपुट सिग्नल है और ये है V2। यदि ये दोनों इनपुट सिग्नल जो हैं, ठीक है, ये इक्वल इन क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, मींस V1 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे V2 है, और इन फेज हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, इन सिग्नल्स को क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, ठीक है, जैसे कि ये हमारा एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर में जैसे कि यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे हैं, ये आउटपुट है 1 और ये आउटपुट यहाँ पे है 2, और इसको हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये इनपुट यहाँ पे इस प्रकार से है। तो ये देखें कि दोनों जो सिग्नल हैं, इन दोनों सिग्नल का फेज कैसा है, सेम है। तो यदि हम जिसको इनपुट दे रहे हैं, है ना, ये इनपुट 1 है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे इनपुट 1 और ये है इनपुट 2। ठीक है, तो यदि हम जिसको इनपुट दे रहे हैं उसी के कलेक्टर पे आउटपुट लेंगे, तो ये आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, आउट फेज में मिलेगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट है दूसरे पे क्या होगा, ये इन फेज में होगा। ये जो इनपुट है, ये इनपुट इसके लिए क्या हो जाएगा, आउट फेज में हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये ऐसा आउट फेज में हो जाएगा और ये इसके लिए क्या होगा, इन फेज में हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि दोनों आउटपुट जो सिग्नल है, इस पे अब दो आउटपुट आएंगे, दोनों आउटपुट कैसे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड 180 डिग्री आउट फेज में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या फिर हमको पता है कि डीए का जो आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट ऑफ डीए, अभी हम देखे थे कि आउटपुट ऑफ डीए क्या होता है, तो ये होता है गेन इनटू डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। तो दोनों इनपुट सिग्नल कैसे हैं, इक्वल हैं। तो जब दोनों इनपुट सिग्नल इक्वल हैं तो V1 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। तो ये जो है आउटपुट में कोई सिग्नल हमको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, एम्पलीफाई करके नहीं देगा। इसका मतलब है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, कॉमन मोड सिग्नल को क्या करता है, ये रिजेक्ट कर देता है। तो ये इसकी क्या होती है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक एडवांटेज होती है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो नॉइज सिग्नल होते हैं, नॉइज जो होते हैं, शोर जो होती है, ठीक है, वो कैसे सिग्नल होते हैं, कॉमन मोड सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर उन सिग्नल्स को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उनको वो एम्पलीफाई नहीं करता है।
गाड़ी के लिए ना। हाँ ठीक है ना। कितने बजे से है फंक्शन आपका? कितने बजे सुबह से? कितने बजे से? नहीं ये चलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास तो मेरा क्या 11 बजे तक रहता है, 11-1 बजे तक। कितने बजे से है आपका कार्यक्रम? कितने बजे से चालू? प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सुबह से चालू है ना। ठीक है ना, आप करते रहना, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ते रहेंगे अपना। नहीं नहीं, आते जाते नहीं, हम लोग आके अपना क्लास में बैठ जाते हैं, फिर आना जाना नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं। हम लोग का काम है ना, बच्चे लोग का। है कि नहीं, अपना फंक्शन तुम करो यार। फंक्शन होगा जब डिस्टर्ब होगा तब देखेंगे। जबरदस्ती काय को छुट्टी दें, वैसे ही बहुत छुट्टी हो गया दीपावली में। ठीक है चलिए इसमें नोट करिए। देखेंगे वो सुबह से थोड़ी कोई आ जाता है यार, 10 बजे से तो पहले कोई आता नहीं है। अरे आप लोग घर भी शादी पार्टी वगैरह होता है ना। अब हल्दी क्या सुबह से खेलने लग जाता है क्या आदमी? नहीं होता ना, 10-11। ठंड का मौसम है, वैसे ही आदमी 8 बजे 9 बजे सो के उठता है, नहा धो के आता है कि नहीं? है। वो नहीं, सुबह से कोई बजाए, सुबह से थोड़ी कोई बजाएगा पोंगा, नहीं बजाता। कल देखेंगे ना तब की तब। वैसे अपना तो सुबह सुबह क्लास रहता है, 7:30 से क्या 11 बजे तक तो रहता है। तब तक फंक्शन उतना स्टार्ट नहीं होता है। वो 10 बजे के बाद में ही थोड़ा सा स्टार्ट होता है फंक्शन। वो क्या उनको लग रहा है बच्चे आना जाना करेंगे डिस्टर्ब होगा, आना जाना तो करेंगे भी। आप किराए पे लियो, हम लोग भी तो किराए पे हैं, आप पैसे देते हो, हम लोग भी तो दे रहे हैं पैसा, है ना। हर कोई अपना फायदा देख रहा है ना, वो अपना फायदा देख रहा है। हम क्यों छोड़ेंगे क्लास में? आप लोग उधर से साइड से ऐसे चढ़ के आ जाना ऊपर, है कि नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसमें नोट करिए। कॉमन मोड सिग्नल में यदि इनपुट सिग्नल यदि इनपुट सिग्नल यदि इनपुट सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन फेज में होते हैं, एग्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन फेज में होते हैं, तो उन्हें कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं। तो उन्हें कॉमन मोड सिग्नल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मोड सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता है, बल्कि वह उन्हें रिजेक्ट कर देता है। बल्कि वह उन्हें रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। ये जो दूर वाले हैं ना बच्चे, जो आप लोग जैसे दूर से आते हो, आप दूर से आते हो ना, तो आप लोग कल ऑनलाइन अटेंड कर लेना। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ होगा तो अखरेगा नहीं ना आप लोगों को आना जाना, है ना। तो आप लोग कल ऑनलाइन कर लेना। वैसे क्या है, अगर यहाँ पोंगा भी बजते रहेगा ना तो ऑनलाइन हम इससे ले सकते हैं, इसमें डिस्टर्ब नहीं होता है। रिकॉर्डिंग में बस थोड़ा सा दिक्कत आएगा। सराउंडिंग वॉइस जो है ना इसमें ये कैच नहीं करता है। हाँ नहीं होता इतना सुबह सुबह सबके यहाँ। बारात जाना है बोलते हैं 9 बजे, बोलते हैं तो 12 बज जाता है, कि कोई आता नहीं ना टाइम से। ठंड का मौसम वैसे भी आदमी सो के नहीं उठता जल्दी। और बारात वरात में जाना है तो और आराम से जाता है। तैयार व्यार होने में ही तो टाइम लग जाता है ना उसको। बारात में जाना तो तैयार होके जाएगा, 1-2 घंटा तो तैयार होने में लगा देता है आदमी। उसी समय क्या करेगा, उसी समय बाल कटाने जाएगा, उसी समय दाढ़ी बनाएगा, है कि नहीं। उस समय कपड़ा प्रेस करेगा, पहले करके रखेगा नहीं कुछ भी, सब उसी समय करते हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे डिफरेंशियल मोड सिग्नल, तो डिफरेंशियल मोड सिग्नल किसको बोलेंगे अब समझ में आ गया होगा। अब ये जो दोनों सिग्नल होंगे ये आउट फेज में रहेंगे, 180 डिग्री आउट फेज में है, तो इनको बोलेंगे डिफरेंशियल मोड सिग्नल। ठीक है, तो जैसे डिफरेंशियल मोड सिग्नल जो होंगे, अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करेगा, इनको एम्पलीफाई करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये V1 है और ये V2 है, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन में है। यदि V1 पॉजिटिव होगा तो V2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें कि इसका जो आउटपुट होता है वो होता है गेन इनटू डिफरेंस ऑफ इनपुट होता है। तो यदि हम, ठीक है, इसकी वैल्यू रख रहे हैं V1 और V2 और V1 दोनों इक्वल हैं, बट V2 क्या है, अपोजिट साइन में है, तो माइनस V1 रखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 2V1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो इस प्रकार से हमको मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये डिफरेंशियल मोड सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा यदि दोनों इनपुट सिग्नल, यदि दोनों इनपुट सिग्नल इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड 180 डिग्री आउट फेज में होते हैं, 180 डिग्री आउट फेज में होते हैं, तो उन्हें डिफरेंशियल मोड सिग्नल कहते हैं, तो उन्हें डिफरेंशियल मोड सिग्नल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफरेंशियल मोड सिग्नल को एम्पलीफाई करके, डिफरेंशियल मोड सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है, डिफरेंशियल मोड सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। तो यहां पे एक होती है कॉमन मोड वोल्टेज गेन, तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या होगा, ठीक है, आउटपुट ऑफ कॉमन मोड सिग्नल होगा और इनपुट ऑफ क्या होगा, कॉमन मोड सिग्नल होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसकी कॉमन मोड वोल्टेज गेन। दूसरी इसकी होगी डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, तो डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल मोड सिग्नल एंड इनपुट ऑफ डिफरेंशियल मोड सिग्नल। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंशियल मोड गेन होगी, है ना, गेन क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉमन मोड सिग्नल को क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, मींस यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा, तो मींस इसकी कॉमन मोड वोल्टेज गेन कैसी होती है, वेरी लो होती है, ये कैसी होती है, वेरी लो। ठीक है,
जबकि डिफरेंशियल मोड सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। जैसे हम देखे डबल हो गया था इनपुट सिग्नल का, ठीक है। तो इसका मतलब है ये गेन कैसी रहती है, ये वेरी हाई। तो इसकी जो डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन है, डिफरेंशियल मोड सिग्नल्स के रेशियो को शो करती है, और कॉमन मोड वोल्टेज गेन कॉमन मोड सिग्नल के रेशियो को शो करती है। तो कॉमन मोड वोल्टेज गेन वेरी लो एंड डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन वेरी हाई होती है। CMRR, तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR क्या होता है, तो वो इन दोनों गेन का क्या होता है, रेशियो होता है। तो CMRR जो है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, ये इसकी डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन और कॉमन मोड वोल्टेज गेन का रेशियो होता है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये क्या होती है, वेरी हाई होती है ये, और ये क्या होती है, वेरी लो होती है। तो CMRR की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, वेरी हाई होती है। तो CMRR की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। ये सब कनेक्ट हो गए। तो CMRR जो है ये क्या शो करता है, तो CMRR शो करता है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये कॉमन मोड सिग्नल को कितना रिजेक्ट कर रहा है और डिफरेंशियल मोड सिग्नल को कितना एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यदि CMRR ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि उसमें कॉमन मोड सिग्नल क्या है, बहुत कम है, ठीक है। मीन्स उसमें जो नॉइज होगा, उसमें जो शोर होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये जो CMRR है, यदि यहाँ पे देखें कि ये अभी क्या है, रेशियो ऑफ क्या है, गेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, CMRR क्या है, अभी कॉमन CMRR है, ठीक है। लेकिन इस CMRR की वैल्यू को किस में एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि CMRR इन डेसिबल, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे CMRR इन डेसिबल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 log 10 डिफरेंशियल मोड सिग्नल अपॉन कॉमन मोड सिग्नल। क्या बोल सकते हैं, 20 log 10, ठीक है, और CMRR बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो CMRR है अब ये किसमें हो जाएगा, यहाँ पे डेसिबल में हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। CMRR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो ग्रेटर देन 90 dB होती है, ठीक है। तो ये 90 dB से भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। उसमें नोट करिए CMRR, CMRR is CMRR is the ability of DA यानी differential amplifier, ability of DA differential amplifier to reject the common mode signal, to reject the common mode signal, to reject the common mode signal. Higher the CMRR, higher the CMRR, comma, the better the DA differential amplifier, better the differential amplifier, ठीक है। तो जितना CMR ज्यादा होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी उतना बेटर होगा। तो CMRR की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 dB होती है, ठीक है, इसको याद रखिए। और CMRR किसका रेशियो होता है, वो याद रखिए, डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड सिग्नल का रेशियो होता है, ठीक है। तो शुरू में जो लिखे थे डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, है ना, वो याद रखिए, उसके जो पॉइंट्स अपन लिखे थे कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है ना, इसमें इसका इनपुट इंपेडेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है ना। आउटपुट इंपेडेंस क्या होता है, वेरी लो। ओपन लूप गेन क्या होती है, इसकी हाई होती है, ठीक है। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इसका यूज क्या करते हैं, AC और DC दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। तो इसके लिए इसमें कौन सी कपलिंग का यूज करते हैं, डायरेक्ट कपलिंग का, है ना। तो पूछ सकता है कि
ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन सी कपलिंग यूज करते हैं? डायरेक्ट कपलिंग यूज करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नोट करिए, अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर has an output of a differential amplifier has an output of 1 volt, an output of 1 volt with a differential input, with a differential input of 10 millivolt and an output of 5 millivolt, an output of 5 millivolt with a common mode input, with a common mode input of 10 millivolt. Full stop. Find the CMRR in dB. Find the CMRR in dB. Find the CMRR in dB, decibel. तो हमको क्या निकालना है? CMRR in dB, इसको निकालना है। तो ये जाएगा 20 log 10, ठीक है, और रेशियो होगा डिफरेंशियल मोड की आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी, आउटपुट ऑफ डिफरेंशियल मोड अपॉन इनपुट ऑफ डिफरेंशियल मोड, ठीक है, इनपुट ऑफ डिफरेंशियल मोड। दूसरा हो जाएगा आउटपुट ऑफ कॉमन मोड एंड इनपुट ऑफ कॉमन मोड, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल मोड का जो आउटपुट है, ठीक है, 1 है और इनपुट है उसका 10, तो इसको लिखेंगे 20 log 10, 1 बाई ये 10 हो जाएगा। और कॉमन मोड के बारे में, मिली वोल्ट है ना, ये मिली वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है और ये 1 मिली वोल्ट है, 1 मिली वोल्ट यानी 10 टू द पावर -3। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आउटपुट ऑफ 5 मिली वोल्ट और इनपुट है 10 मिली वोल्ट। तो ये है 5 मिली वोल्ट और ये है यहाँ पे 10 मिली वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाई क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 100 और 2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 200। तो हो जाएगा 20 log 10 और हो जाएगा 200। अब इसको यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 20 क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे? log 10 इंटू 2 प्लस हो जाएगा log 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 log 10 मतलब log 10 की वैल्यू बेस पे आपको 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो log 2 की वैल्यू हाँ तो देना पड़ेगा, उसको कैसे निकालोगे? 2 की वैल्यू कितनी होगी? log 2 की वैल्यू देखो कैलकुलेटर में मिलेगी, मोबाइल में हिंट में देना चाहिए है ना, log 2 इतना है, log 3 इतना है, log 4 इतना है। तो log 2 की वैल्यू रख देंगे और इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, है ना, इसकी वैल्यू पता है ना। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो इसको लिखेंगे 2 log 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपको निकालना पड़ेगा केवल इसकी वैल्यू, ठीक है, प्लस हो जाएगा ये 2, कितना आता है? 0.3। तो 0.3 के लगभग इसकी वैल्यू है, तो 20 इंटू 2.3 तो लगभग कितना आ जाएगा? 46 dB इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लगभग 46 dB इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी।
तो इस प्रकार से ये इसका सिंबल होता है ऐसा। इसके ये दो इनपुट होते हैं, एक होता है V1 और दूसरा होता है V2। एक में यहाँ पे माइनस साइन लगा होगा और एक में यहाँ पे लिखा होगा प्लस साइन, ठीक है। ये होता है इसका प्लस, जैसे VCC दिए थे ना, वही प्लस VCC है, और ये क्या है माइनस VE, ठीक। तो ऐसा लिखा नहीं होता है, प्लस माइनस वोल्ट बस लिखा होता है, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया आउटपुट, और विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया इसका आउटपुट हो गया। तो यदि जहां पे माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट। जहां पे प्लस साइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है। अब इन्वर्टिंग इनपुट का क्या मतलब होता है कि यदि हम यहाँ पे इनपुट देंगे, ठीक है, तो आउटपुट जो है वो 180 डिग्री आउट फेज में मिलेगा, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिंग का क्या मतलब होता है कि यदि यहाँ पे इनपुट दोगे तो आउटपुट जो है वो इन फेज में मिलेगा, ठीक है। तो जिस इनपुट में सिग्नल अप्लाई करने पर आउटपुट अपोजिट फेज में होता है उसको क्या बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और जिस इनपुट में सिग्नल अप्लाई करने पर आउटपुट इन फेज में होता है उसको क्या बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या होता है यहाँ पे सिंबल होता है। कितने टर्मिनल होते हैं इसमें 5, ठीक है। 2 इनपुट 1 आउटपुट एंड 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसमें यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना। इसकी डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और एसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इसकी होती है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। तो इसकी होती है डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक होती है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज का क्या मतलब यहाँ पे होता है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जो हमने दोनों ट्रांजिस्टर यूज किए थे जिसमें हम क्या देते हैं इनपुट सिग्नल देते हैं, तो वो दोनों ट्रांजिस्टर्स कैसे थे आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स थे, ठीक है। और पूरा सर्किट ही आइडेंटिकल था, दोनों के लिए वीसीसी की वैल्यू, वीई की वैल्यू, आरई की वैल्यू, ठीक है, आरसी की वैल्यू, सभी वैल्यूज कैसी थी सेम थी। तो हम बोले थे कि दोनों जो सर्किट्स हैं दोनों ट्रांजिस्टर के वो कैसे हैं आइडेंटिकल सर्किट हैं। तो यदि हम दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट्स को कंसीडर करते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट कैसे हैं आइडेंटिकल सर्किट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों के इनपुट को क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं। इन दोनों इनपुट को यहाँ पे हमने क्या कर दिया ग्राउंड कर दिया। तो यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है 0 है। तो जब दोनों इनपुट वोल्टेज 0 है, इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट सिग्नल है ना, इनपुट में बेस में हम क्या करते हैं सिग्नल सप्लाई करते हैं, तो दोनों को क्या कर दिए हैं ग्राउंड। तो दोनों इनपुट वोल्टेज क्या हो गई हैं 0 हो गई हैं। बट VCC और VEE जो ये बायसिंग वोल्टेज है ये हमने देकर रखा हुआ है, इसको अपने अप्लाई करके रखा हुआ है, ठीक है। दोनों इनपुट वोल्टेज 0 है, बायसिंग वोल्टेज अप्लाइड है, ठीक है। तो इन इनपुट वोल्टेज के 0 होने के कारण, ठीक है, जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि आउटपुट जो होता है वो क्या होता है गेन इनटू क्या होगा इनपुट होगा। तो जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं कितने भी आइडेंटिकल हों, तो अपन पढ़ चुके हैं इनहेरेंट वेरिएशन पैरामीटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। कि ट्रांजिस्टर के बनाने की जो टेक्निक है वो काफी मॉडर्न है, मॉडर्न होने के बाद भी हम उसके इंटरनल पैरामीटर्स को, ठीक है, दोनों को आइडेंटिकल्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। उनमें कुछ क्या रहेगा डिफरेंस, दोनों के बीटा में दोनों की वीबी में क्या होगा डिफरेंस होगा बेस एमीटर वोल्टेज में। तो इसके कारण क्या होता है कि जब दोनों इनपुट वोल्टेज 0 होती हैं तब भी आउटपुट वोल्टेज 0 नहीं होती है। आउटपुट में हमको यहाँ पे कुछ वोल्टेज प्राप्त होगी,
तो इस आउटपुट वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो यदि दोनों इनपुट वोल्टेज जीरो होने पर आउटपुट में कुछ वोल्टेज प्राप्त होती है तो इस आउटपुट वोल्टेज को क्या बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है यहाँ पे दूर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन दोनों इनपुट में से किसी एक इनपुट में क्या करेंगे हम डीसी बैटरी सोर्स यानी कि डीसी वोल्टेज को वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पे किसी एक इनपुट में क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसा डीसी बैटरी को यहाँ पे इस प्रकार से लगाएंगे और इस वोल्टेज को हम चेंज करेंगे, इस वोल्टेज को क्या करेंगे हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसको कब तक चेंज करना है, ठीक है, जब तक कि आउटपुट वोल्टेज जो है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है ये जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो इनपुट में ये वोल्टेज हमने दी जिससे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या हो गई जीरो हो गई। तो अब इसको क्या बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, ठीक है। तो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्यों अप्लाई करते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जीरो करने के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम को नोट कर लिए। अब इसमें लिखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दोनों ट्रांजिस्टर सर्किट्स आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिख लो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स बीटा एंड वीबी में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होता है। बायसिंग कंडीशन में बायसिंग कंडीशन में इनपुट बेस वोल्टेज जीरो करने पर इनपुट बेस वोल्टेज ऐसे लिखो दोनों इनपुट बेस वोल्टेज दोनों इनपुट बेस वोल्टेज दोनों इनपुट बेस वोल्टेज जीरो करने पर भी जीरो करने पर भी यदि आउटपुट में कुछ वोल्टेज प्राप्त होती है कुछ वोल्टेज प्राप्त होती है तो इसे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं, तो इसे आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं। लिखिए इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को एलिमिनेट करने के लिए इस आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को एलिमिनेट करने के लिए ट्रांजिस्टर के ट्रांजिस्टर के किसी एक इनपुट टर्मिनल में किसी एक इनपुट टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, किसी एक इनपुट टर्मिनल में डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज हो गई। इसके बाद में होती है इनपुट ऑफसेट करंट। इनपुट ऑफसेट करंट, तो इनपुट ऑफसेट करंट का मतलब होता है कि जब हमने यहाँ पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज दी है, ठीक है। अब इसके बाद में जो यहाँ पे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ठीक है, तो इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट की करंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा उसके कारण, ठीक है, आउटपुट में क्या फ्लो होगी, यहाँ पे दोनों की डिफरेंशियल करंट प्राप्त होगी, ठीक है। तो इनमें जो डिफरेंस आता है इनपुट करंट में उसको क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके इनपुट में सीरीज में क्या कर देंगे, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे जो कि करंट की वैल्यू को क्या करेगा, लिमिट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट ऑफसेट करंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा इनपुट ऑफसेट करंट में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को एलिमिनेट करने के बाद, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को एलिमिनेट करने के बाद ओपेम की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ओपेम की इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग, ओपेम की इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट करंट में स्लाइट डिफरेंस रहता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, थोड़ा अंतर होता है, जो कि ट्रांजिस्टर के बीटा, ट्रांजिस्टर के बीटा यानी करंट गेन होती है, बीटा मिसमैच के कारण होता है। इसे इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं, इसे इनपुट ऑफसेट करंट कहते हैं। नेक्स्ट ये, इस इनपुट ऑफसेट करंट को एलिमिनेट करने के लिए इनपुट टर्मिनल के सीरीज में, इनपुट टर्मिनल के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, इनपुट टर्मिनल के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक होती है उसको बोलते हैं इनपुट बायसिंग करंट। तो इनपुट बायसिंग करंट, तो जो मैन्युफैक्चरर होता है जिसने ओपेम बनाया है उसकी जो डेटा शीट है, उसकी डेटा शीट में हमको क्या मिलेंगी, यहाँ पे इसकी इनपुट करंट मिलेगी कि इस इनपुट में कितनी करंट अप्लाई कर सकते हैं, इस इनपुट में कितनी करंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जो दोनों इनपुट करंट होती हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर की एक इनपुट करंट है ये और दूसरी इनपुट करंट है, दोनों इनपुट करंट, तो दोनों इनपुट करंट का क्या लेते हैं, यहाँ पे एवरेज लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसकी इनपुट बायसिंग करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यदि पूछेगा कि इनपुट बायसिंग करंट जो है वो क्या होती है, तो इनपुट बायसिंग करंट दोनों इनपुट करंट का क्या होती है, एवरेज होती है, ठीक है। तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट, मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट
में दी गई दोनों इनपुट बेस करंट, दोनों इनपुट बेस करंट की एवरेज वैल्यू इनपुट बायसिंग करंट कहलाती है। इनपुट बायसिंग करंट कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे कि इसकी इनपुट बायसिंग करंट है, मान लीजिए एक की जो है वो है 85 माइक्रो एम्पियर है और दूसरे की जो है वो है 75 माइक्रो एम्पियर है। ठीक है, तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 माइक्रो एम्पियर हो जाएगी। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? इनपुट बायसिंग करंट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे इसकी होती है तो पहले देखते हैं इसमें आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम ऑप-एम्प। ऑप-एम्प से हमको तो ये डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पे एक थर्मल ड्रिफ्ट भी होता है डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्या होता है? थर्मल ड्रिफ्ट। यदि थर्मल ड्रिफ्ट बोलेगा तो क्या होता है? तो थर्मल ड्रिफ्ट क्या होता है? तो थर्मल ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि ऑप-एम्प को क्या करते हैं हम? बैलेंस करते हैं। तो ऑप-एम्प को हम एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं? उसको बायसिंग करते हैं। उसको बायसिंग करके हमने क्या कर लिया है? उसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया है? यहाँ पे बायसिंग कर दिया। बायसिंग करके इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, इसकी जो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज है, ठीक है, वो क्या है? यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसकी इनपुट ऑफसेट करंट क्या है? उसकी 0 है। ठीक है, इसको हमने बायस कर दिया। अब यदि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आउटपुट की वोल्टेज में क्या आ जाएगा? चेंज आएगा। किसके कारण आ रहा है? टेम्परेचर के चेंज होने के कारण। तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल एनर्जी के कारण उसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मल ड्रिफ्ट बोलेंगे। आई बात समझ में? तो यदि लिखना है तो उसको लिख सकते हो। उसमें लिखना है तो थर्मल ड्रिफ्ट वो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है। उसमें लिखिए रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ब्रैकेट में लिख लो 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पर ऑप-एम्प को बायस करके उसके ऑफसेट करंट एंड ऑफसेट वोल्टेज, उसकी ऑफसेट करंट एंड ऑफसेट वोल्टेज को जीरो, जीरो को क्या बोलते हैं? नल, जीरो या नल करते हैं। नेक्स्ट ये टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसकी ऑफसेट वोल्टेज एंड करंट चेंज हो जाते हैं। इसे थर्मल ड्रिफ्ट कहते हैं। इसे थर्मल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इस ऑपरेशन एम्पलीफायर से जो आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होती है, ठीक है, वो आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, आउटपुट वोल्टेज की जो वैल्यू है, वो किस पर डिपेंड करती है? तो उसमें नोट करिए, उसमें हेडिंग डाल लीजिए पहले
उसमें लिखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कॉमा दी गई इनपुट वोल्टेज के लिए दी गई इनपुट वोल्टेज के लिए निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी? वोल्टेज गेन पे डिपेंड करेगी। इनपुट वोल्टेज में की पोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है उस पर डिपेंड करेगी, और डिपेंड करेगी सप्लाई वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे कि VCC और जो VEE है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी। ठीक है, तो यदि देखें कि वोल्टेज गेन तो डिपेंड करेगी ही, सबको पता है कि जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, तो गेन इनटू क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक, तो गेन पे तो डिपेंड करेगी ही। ठीक है, दूसरा डिपेंड करेगी रिलेशनशिप ऑफ पोलैरिटी कि पोलैरिटी में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, यदि हम देखें कि V1 की वैल्यू जो है वो यदि है 5, ठीक है, और V2 की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे मान लीजिए है 3, ठीक है, और जो गेन है उसको मान लेते हैं यूनिट, तो गेन को हमने मान लिया यूनिट। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 3 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो दोनों पोलैरिटी क्या थी, पॉजिटिव थी। अब यदि देखें कि ये पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव है, बट ये जो पोलैरिटी है वो क्या है, नेगेटिव है। गेन अभी भी क्या है, यहाँ पे 1 ही है, बस पोलैरिटी चेंज हो गई। तो यदि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस 3, तो कितनी हो जाएगी, अब 8 हो जाएगी। तो हमने देखा मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ लेकिन पोलैरिटी क्या हो गई, चेंज, तो आउटपुट वोल्टेज में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा डिपेंड करती है सप्लाई वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे कैसे डिपेंड यहां पे करती है। ठीक है, तो यहां पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ठीक है, जो ये वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, है ना, उसमें हेडिंग डाल देंगे सप्लाई वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई वोल्टेज। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं VCC और VE पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो ये जो वोल्टेज होती है ये प्लस माइनस क्या होती है, VCC, ठीक है, और VEE इनकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि जो सप्लाई वोल्टेज की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब है कि यदि हम VCC जो दे रहे हैं, यदि हम प्लस 15 वोल्ट दे रहे हैं, तो जो VEE है वो भी कितनी होगी, यहाँ पे माइनस 15 वोल्ट होगी। ठीक है, यदि हम यहाँ पे दे रहे हैं सप्लाई वोल्टेज VCC की वैल्यू दे रहे हैं प्लस 18 वोल्ट, तो VEE की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे माइनस 18 वोल्ट होगी। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज हैं वो कैसी होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं। ठीक है, तो जितनी वैल्यू VCC की होती है उतनी ही वैल्यू किसकी होती है, VEE की होती है। ठीक है, तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, वो आउटपुट वोल्टेज किस पर डिपेंड करती है, तो आउटपुट वोल्टेज डिपेंड करती है सैचुरेशन वोल्टेज पे।
तो यहाँ पे जो सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर होती है, ठीक है, ये होती है सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस 2 होती है, ठीक है, 2 वोल्ट होती है। तो यदि हम देखें कि यदि हमारी सप्लाई वोल्टेज है 15 वोल्ट, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज या सैचुरेशन वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 13 वोल्ट, ठीक है। यदि हम देखें कि यदि हमारी -15 वोल्ट है, तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो भी कितनी होगी, यहाँ पे 13 वोल्ट होगी, ठीक है। तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है, सैचुरेशन वोल्टेज है, वो क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज प्लस माइनस क्या होती है, 2 होती है। आई बात समझ में? तो जो भी हमारी सप्लाई वोल्टेज है उससे 2 वोल्ट क्या होगा, कम, या फिर प्लस से भी 2 वोल्ट कम और माइनस से भी क्या होगा, 2 वोल्ट कम, यही क्या होगी हमारी सैचुरेटेड वोल्टेज होगी, यही आउटपुट वोल्टेज होगी। तो इनपुट वोल्टेज हमको इसी प्रकार से देना चाहिए कि, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा बढ़ने ना पाए। यदि आउटपुट वोल्टेज इससे ज्यादा बढ़ेगी तो हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो क्या हो जाएगा, सैचुरेशन कंडीशन में हो जाएगा और आउटपुट सिग्नल में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, ठीक है। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सप्लाई वोल्टेज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सप्लाई वोल्टेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन की होती हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन की होती हैं। तो इसमें आगे लिखिए, जैसे जैसे प्लस माइनस 15 वोल्ट, प्लस माइनस 18 वोल्ट, प्लस माइनस 21 वोल्ट, तो 15, 18, 21, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट किए सप्लाई वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की लिमिट को, सीमा को, आउटपुट वोल्टेज की लिमिट को, सीमा को निर्धारित करती है, आउटपुट वोल्टेज की लिमिट को, सीमा को निर्धारित करती है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन वोल्टेज कहलाती है, आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन वोल्टेज कहलाती है। तो आउटपुट वोल्टेज सैचुरेशन वोल्टेज कहलाती है, तो ये क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, माइनस क्या होगा, 2 वोल्ट, या फिर यह कहलाती है सैचुरेशन वोल्टेज कहलाती है, और ये क्या होगी, माइनस सप्लाई वोल्टेज प्लस क्या होगा, 2 वोल्ट। तो ये आउटपुट वोल्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट की, यदि यदि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, यदि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इससे एक्सीड होती है, इससे बढ़ती है, इससे एक्सीड होती है, इससे बढ़ती है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेशन कंडीशन में रहता है, सैचुरेशन कंडीशन में रहता है और नॉन लीनियर हो जाता है, नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो सैचुरेशन कंडीशन में होता है और नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। अब बाकी इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी